साथियों नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। साथियों आज हम बात करेंगे जो है चुनाव का, और चुनाव में जो वादे किए जाते हैं, खास करके आरक्षण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं वो, और जो कोलिजियम व्यवस्था हमारी चली आ रही है जिसके तहत हमारे देश के जुडिशरी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, उसका क्या असर पड़ता है सामाजिक ताने बाने पर। साथियों हम बात करेंगे थोड़ा सा चुनाव की। तो चुनाव में चर्चा की जाती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव में सामाजिक न्याय की बात करती हैं। और सामाजिक न्याय की जो बात होती है तो उसमें ये होता है कि सामाजिक न्याय कैसे लाया जाए, क्या है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय साथियों ये है कि शिक्षा में, रोजगार में और संवैधानिक पदों को धारण करने के लिए, यानी शिक्षा, रोजगार और संवैधानिक पदों पर बैठने के लिए भारत का सभी नागरिक योग्य है। और जो लोग उनके मतलब कि जो उनके अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको आरक्षण के माध्यम से वो दिया जाए। तो साथियों ये हम पूरे चुनाव पे नहीं जा रहे हैं, हम बात बस इस सामाजिक न्याय से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों हम अगर देखेंगे तो आरक्षण व्यवस्था की जो भारत में शुरुआत देखने को मिलती है वो छत्रपति साहू जी महाराज से शुरू होती है, जो कोल्हापुर रियासत के राजा थे। और उन्होंने सबसे पहले 1902 में ही 50% ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया था, उनके रियासत में काम करने वालों को। और वो जो 50% का दायरा है साथियों, कितने महान थे और कितने कठोर निर्णय लिए हैं, कितने बड़ा निर्णय लिए हैं, अडिग निर्णय लिए। छत्रपति साहू जी महाराज की 50% आरक्षण दे दिए। और 1902 के बाद 2002 में 100 साल बीत गया और 2022 यानी कि 120 साल बाद भी आज तक वहाँ तक ओबीसी को आरक्षण किसी में हिम्मत नहीं है जो दिला सके, चाहे जितने लोगों ने सामाजिक न्याय की बात की हो। यहाँ तक कि चुनाव से पहले 2014 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को ओबीसी कहने से नहीं चूकते थे, चारों ओर चिल्लाते थे कि मैं ओबीसी का बेटा हूँ, मैं ओबीसी का बेटा हूँ, चारों ओर चिल्लाते थे। और उसी तरीके से जैसे आम आदमी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो है फोटो लगाया और पिछले दरवाजे से पंजाब में ओबीसी और एससी का आरक्षण धीरे से ख़त्म कर दिया। तो उसी तरीके से ये छलावा होता रहा। लेकिन फिर भी जो है जब 1977 का चुनाव होता है तो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय रामनरेश यादव जी ने 1977 में जब वो मुख्यमंत्री बन के आते हैं तो उन्होंने बिना किसी डाटा के 15% रिजर्वेशन दे दिया, बिना, और कभी उन्होंने उसका श्रेय लेने का भी प्रयास नहीं किया। जैसा कि आज के नेता कहते हैं कि हमको तो लगता है कहीं अगर किसी सभा में चले जाते हैं तो चिल्ला के कहते हैं कि नहीं मैं उस सभा में उपस्थित था। लेकिन रामनरेश जी की आप देखिए कि वो काम कर गए, लेकिन उन्होंने कभी उसका श्रेय लेने का प्रयास नहीं किया। फिर अब आते हैं जो सबसे निर्णायक, आज़ादी के बाद जो सबसे निर्णायक जो है दौर है वो वीपी सिंह के द्वारा किया गया, जब उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को संसद पे पटल पर रखा और लागू कर दिया। देश में भूचाल तो आ गया, लेकिन दुनिया की सबसे महान जो है परिवर्तनकारी ये निर्णय साबित हुआ, क्योंकि बिना रक्त के उन्होंने क्रांति कर दी। जो हमारा समाज जो मुख्य धारा से कटा हुआ था, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे जो रोजगार हो, चाहे संवैधानिक पदों पे पहुंचने की बात हो, वो 1990 के बाद शुरू होता है। और वो मील का पत्थर है और उसको आज तक किसी ने जो है वो आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर साथियों 2006 में अर्जुन सिंह जब मानव संसाधन मंत्री होते हैं तो उन्होंने यही काम, जो आरक्षण व्यवस्था राज्य के नौकरियों में थी, केंद्रीय संस्थानों में नहीं लागू हुआ करती थी, यह अर्जुन सिंह की देन है कि 2006 में वो व्यवस्था लागू कर दी गई। अब साथियों यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो भी आरक्षण दिया जाता है, आरक्षण कितना दिया जाएगा, सही है या गलत है, उसकी समीक्षा करने का अधिकार जो है हमारे देश की जुडिशरी व्यवस्था को है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट ने इस 1990 में जब वीपी सिंह ने आरक्षण दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कभी भी ये सीमा 50% के ऊपर नहीं जाएगी। ये सिस्टम चला आ रहा था।
लेकिन साथियों, जब प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं और मोदी जी ने जब 10% EWS का आरक्षण दिया, तो जो उस समय 49.5% तक वो चल रहा था, वो पहुंच के चला जाता है लगभग 60% पे। यहाँ पे आके सुप्रीम कोर्ट चुप हो जाता है, न सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो पाती, न कुछ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था 50 के ऊपर नहीं जा सकता, और 50 के ऊपर डाक गया। तो साथियों ये बताओ, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि तमिलनाडु राज्य में 69% आरक्षण बहुत पहले से लागू है। और इस मामले में जो खास करके उत्तर भारत के पिछड़ी जातियों को मसीहा बनते हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह, अखिलेश यादव जी, बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती जी, उसके बाद जो है बिहार में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार जी, और उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद और केशव प्रसाद मौर्य जी, ये लोग अपने आप को ओबीसी के रहनुमा समझते हैं। सबसे दिलचस्प बात ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी में ही शामिल हैं, वो तो मान लीजिए पार्टी में है, लेकिन अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, नीतीश कुमार, ये लोग बीजेपी के साथ सरकार भी चला रहे हैं। और गाहे बगाहे, जैसे मैं एक उदाहरण कहूँ कि अक्सर शाम को दिन ढलने के बाद जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जो है शाम को सियार हाँ हाँ खूब करते हैं। तो जब आरक्षण की बात आती है तो अनुप्रिया पटेल जी हैं, नीतीश जी हैं, ये लोग और तेजस्वी हैं, चिल्लाते तो हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन कभी कोई ठोस निर्णय पे एकजुट हो कभी नहीं होते हैं। इसी कॉलेजियम सिस्टम ने जो नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की है, मैं उनका थोड़ा सा नाम आपको गिना दूं। एक है शिशिर जैन, दूसरे हैं मनु खरे, तीसरे हैं ध्रुव माथुर, चौथे हैं वी त्रिपाठी जी, पांचवें हैं सौरभ श्रीवास्तव, ओम प्रकाश शुक्ला जी, RK अग्रवाल जी, और राधा मोहन पांडे जी, और एक मुर्तजा साहब हैं। तो साथियों, मैंने नाम इसलिए गिनाया है कि अब मैं थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के एक तत्कालीन मुद्दे पर आना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक भर्ती हुई थी, 69,000 शिक्षकों की भर्ती होती है योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा, और इस भर्ती में लगभग 20,000 सीटों पे जो है जो OBC SC की सीटें थी, उसको जो है ये लोगों ने बहुत साजिश के तहत खा गए। और इन सीटों पे जो है कि OBC और SC वर्ग के छात्रों का चयन होता है, सामान्य वर्ग के लोगों को इन्होंने नियुक्ति दे दी। और जब इस पे लड़कों ने विरोध किया शुरू किया, तो पिछड़ा वर्ग कमीशन और जहाँ जहाँ ये जा सकते थे तमाम OBC के नेताओं से भी मिले, केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिले। तो सारी जगहों जब बात होने लगी है, जब पिछड़ा वर्ग आयोग ने ये पाया कि हाँ यहाँ पे साजिश हुई है और गलत हुआ है, गलत तरीके से नियुक्तियाँ दी गई है, जिनका होना चाहिए था नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना था। इसलिए मैंने कहा चुनाव आरक्षण कॉलेजियम में क्या संबंध है। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होना था, बीजेपी को OBC का वोट भी चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या किया, एक 6800 लोगों की एक नई लिस्ट जारी कर दी कि अब इनकी नियुक्ति हो गई। और जब लिस्ट जारी हुई तो लिस्ट जारी होने के बाद कोर्ट चुप रहा, नहीं बोला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीत गया, बीजेपी फिर पूर्ण बहुमत की सत्ता में आ गई। जब इनको नियुक्ति प्रक्रिया की बात शुरू हुई तो हाई कोर्ट ने क्या कहा कि एक सीट पे 2 लोग नहीं भरे जा सकते, अर्थात जो 6800 नए लोग आए हैं वो अब इनको जो है नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता, आप पुराने वाले को निकालिए। समस्या साथियों ये आई कि भाजपा की सरकार और उसमें जो है जब आरक्षण घोटाला किया गया तो उसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को रखा गया। अब किस तरीके से योगी जी की सरकार उन 6800 सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को बाहर करके OBC वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों को रख दें। हालांकि अभी SC और ST वर्ग के उनकी तो लिस्ट ही नहीं जारी हुई। ये लगभग सीटें 18 से 20,000 कुल हैं। अभी तो एक ये लालीपाप के लिए जारी हुआ था उस समय कि भाई किसी तरीके से इनको चुप करा दिया जाए। और ये बेचारे, ये ऐसा केवल भारत में ही होता है कि रोजगार पाने, नौकरी लगने के बाद भी आप बेरोजगार घूमते हैं।
अभी जैसे एक और मैं उदाहरण बता, अग्निपथ स्कीम जो लागू हुई है, इससे पहले हमारी वायुसेना में लगभग 7,000 छात्र मतलब बच्चों का चयन हो चुका था, वो फाइनली सेलेक्ट थे। लेकिन अग्निवीर योजना इन्होंने लागू करके उन बच्चों को जो कि नौकरी पाए हुए थे, जो कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम था, उनको आज दर दर वो भटक रहे हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। तो कहने का मतलब ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे ऐसे चलता है कि जो नौकरी पा गया है वो भी बेरोजगार रहता है। हम लोग तो बेरोजगारी की बात करते हैं उसके लिए कि जिसको नौकरी ही नहीं मिली है, यहाँ पे तो ये स्थिति एक नौकरी पा के भी बेरोजगार है। वही हाल इन 6800 छात्रों की है कि लगभग ये मान चलिए कभी और लिस्ट जब जारी होगी तो यह संख्या पहुँच जाएगी लगभग 18 से 20 हज़ार, यानी कि 18 से 20 हज़ार। तो साथियों ये चुनाव आया, जब चुनाव दिखा और बीजेपी को लगा कि मेरा वोट बैंक खसक सकता है पिछड़ों का, तो उन्होंने लिस्ट तो जारी कर दी। अब पिछड़ा वर्ग बच्चे थे और उनके जो टुटपुजिए नेता हैं वो भी खुश, वाह 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 शुरू हो गया। चुनाव बीत गया, वोट मिल गया, ओबीसी का काम खत्म बीजेपी के लिए। अब कोई इनको पूछ नहीं रहा है। ये बेचारे जो बीजेपी के ओबीसी नेता हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों जो कि उनकी अलायंस में हैं, और संजय निषाद हो, सबसे जा के मिल रहे हैं, सबसे गुहार लगा रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारी नौकरी हमको दे दी जाए। लेकिन बेचारों को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। और जो कद्दावर नेता हैं जैसे कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी, मायावती जी, वो भी इनके मामले को बहुत गंभीरता से संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उन दोनों लोगों के लिए भी ये है कि हमारा सवा वोट न नाराज हो जाए। तो ऐसे तो ओबीसी एससी के रहनुमा हैं, तो आप बताओ कि चुनाव, आरक्षण व्यवस्था, कॉलेजियम व्यवस्था में क्या संबंध है? यही संबंध है कि जब इस कॉलेजियम से लोग आएंगे तो आपको 6800 सीटों पे या 2000 सीटों पे नौकरी नहीं मिलेगी। आपकी सीट आपके सामने, आपकी आंख के सामने, आपके नाक के सामने खा ली जाएगी। और आपके कोई भी नेता, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे अनुप्रिया पटेल जी हों, यहाँ तक कि अखिलेश यादव, मायावती में भी हिम्मत नहीं है कि अब वो बोल सकें, इस पे आके खुल सकें। ट्विटर पे केवल ट्वीट करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो साथियों हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये कहना है कि आपके सामने है 2024 अब, और आप अभी से तैयारी करो। पार्टियां लग गई हैं, अपनी तैयारी वो कर रही हैं, लेकिन हम ओबीसी, एससी, एसटी, पसमानदा मुसलमान भाइयों, आप सबसे ये निवेदन करते हैं, ओबीसी में भी बहुत से हैं, आप सबसे निवेदन करते हैं कि 2024 के चुनाव में आप अपना हित देखिए, अपने नेताओं का हित मत देखिए, क्योंकि नेता ये आपके बहुत दगेबाज हैं। ये इनकी कोई नीति नहीं है, न कोई नीति है, न कोई नीयत है, न कोई नैतिकता है। ये अपने स्वार्थ के लिए, ये इनको एक पद मिलेगा मंत्री का, भाग जाएंगे। आपका पूरा वोट एज जोक की तरह जो है, वो जैसे जोक जो है खून चूसता है और शरीर से चिपका रहता है, वैसे ये हैं। ये आपसे चिपके रहेंगे, आपका खून चूसते रहेंगे, लेकिन रहेंगे ये बीजेपी के साथ भागेंगे। अगर कहीं इनको एक ठो मंत्री पद मिल जाए, कहीं एक ठो विधानसभा में विधायक की टिकट मिल जाए, तो वे वहाँ भाग जाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी आम जनता की है, जिम्मेदारी आपकी है कि आप 2024 की तैयारी अभी से करिए। क्योंकि अभी तक तो ये सिस्टम था कि चुनाव होते थे, आरक्षण की एक व्यवस्था होती थी। हो सकता है भविष्य में भी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना जी ने चिंता व्यक्त की है, हो सकता है कॉलेजियम भी ध्वस्त हो जाए। मतलब कि कोर्ट कहने के लिए कोर्ट होगा, लेकिन निर्णय वही आएगा जो सरकार चाहेगी। कहने के लिए चुनाव होगा, लेकिन चुनाव का परिणाम वही होगा जो सरकार चाहेगी। सरकार में है कौन? मोदी जी हैं, यानी कि भाजपा और आरएसएस की सरकार लगातार चलेगी। चुनाव, कॉलेजियम, आरक्षण सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी इस बात को पर गौर करिए। 2024 के लिए आप अभी से मन बनाइए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसके लिए आपके साथ हम भी रहेंगे जो है कि किस तरीके से इन जो है आरक्षण घोटालेबाजों को किस तरीके से सत्ता के बाहर किया जाए और इनके घमंड को चिकनाचूर किया जाए। तो साथियों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।